नमस्कार, स्वागत है आपका अफ़साने लेखनी की नवीन कवित्री के इस कड़ी में। हमारे साथ हैं श्रेया जी और सोनम साक्षात्कार में हैं। आशा करते हैं आप एंजॉय करेंगे। मेरा नाम श्रेया है और मैं बनारस से हूँ। आवाज इको हो रही है क्या? जी नहीं, बिल्कुल ठीक है। बनारस से मैं तो भी हूँ। ओ तो बनारस से हूँ और डीयू की छात्रा हूँ और थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ मैं। बस इतना ही है मेरे बारे में। जी बिल्कुल सही। आप हमें हम चर्चा शुरू करें इससे पहले आप हमें अपनी एक कोई शेर सुना दीजिए या फिर कोई कविता, जिससे कि कविता हमारे। सुना सकती हूँ, एक मिनट। कविता, शेर तो मैं लिखती नहीं हूँ, मैं शायरी नहीं लिखती हूँ। मैं बस कविताएं लिखती हूँ, छोटे छोटे लेख लिखती हूँ। मैं सुना सकती हूँ। बस ये कविता है, मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखी थी और मेरी कविता का शीर्षक है पायल। ये कुछ इस तरह से है कि घर में काम करती औरत तेज तेज चलती। आदमी ने जी सोचा इसके कदमों को धीमे करना होगा। आदमी उसके लिए पायल ले आया। औरत इस बंधन को प्यार समझ बैठी। वो वाह। पायल पहने घर भर घूमती। वो पायल पहने घर भर घूमती, मानो हर पल उसके पैर हवा में हो। औरत जब प्यार में हो तो ढीठ हो जाती है। अब औरत चलने की जगह उड़ने लग गई। वो काम करते करते वो काम करते करते अपने पांवों को लय में चलाती। इससे एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती। औरत नाचने लगी। आदमी अब आवाज सुनकर कुढ़ने लगा। एक दिन गुस्से में आदमी ने औरत के पैरों से पायल नोच ली। पायल के साथ औरत भी टूट गई। पायल के साथ औरत भी टूट गई, मगर घुंघरू इधर उधर बिखरे रह गए। कभी कभी आदमी का पैर उन घुंघरुओं पर पड़ जाता। घर में शोर उठता, छम 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 छम। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत ही अच्छा लिखा है आपने। हमारे समाज में औरतों की यही मतलब हमेशा से पुरुष से नीचे दिखाने की ही कोशिश करते हैं, उसे अलग अलग बंधनों में बांधने की कोशिश करते रहे हैं। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। आपने बताया था कि आपको लिखने से ज्यादा पढ़ने का शौक है। जी, आप किन विधाओं में पढ़ती हैं? मैं दरअसल मैं छोटी जो कहानियां होती हैं वो, और मैं कविताएं पढ़ना पसंद करती हूँ। उसमें भी मुझे व्यंग बड़ा पसंद आता है, और मुझे रस की बात करें तो रौद्र रस काफी पसंद आता है। प्रेम रस मतलब श्रृंगार रस भी, रस बोल दिया, सॉरी। श्रृंगार रस भी काफी, और श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार काफी पसंद आता है। और वीर रस तो खैर, वीर रस भी पसंद आता है। मैं हर रस की कविताएं पढ़ती हूँ, पर ये दो तीन खास हैं कुछ जिनको ज्यादा पढ़ना पसंद करती हूँ। जी। आप लिखना लिखना अगर थोड़ा बहुत भी लिखते हैं तो वो किस विधा में होता है? मेरे लेखन में कविताएं मैं लिखती हूँ। ठीक है, कविताएं चंपू लिखती हूँ मैं थोड़े, मतलब जिसमें कहानी और कविता दोनों जुड़ी होती है। हिंदी की एक ये विधा होती है लेखनी की, उसमें कहानी और कविताएं दोनों होती है, तो उसको चंपू कहते हैं। वो कभी 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 वो ऐसा इसलिए हो जाता है कि मैं जब कविताएं लिखती हूँ तो वो कहानी बनने लगती है, तो इसीलिए वो चंपू हो जाता है। तो ये चीजें हैं। अभी मैं रिदम में नहीं लिखती हूँ। मुझे रिदम में मतलब एक छंद वाली जो कविताएं होती हैं वो नहीं लिखी जाती हैं मुझसे, तो मैं छंद मुक्त ही लिखती हूँ। जी बिल्कुल। आपके जो प्रिय कवि हैं, आप हमें उनके बारे में कुछ बताइए। आपके लिए प्रिय अपना कवि, आदर्श। कवि तो खैर है, लेकिन मुझे ऐसे मतलब खुद से ऐसे खास जो प्रिय है वो मुझे मंटो है। वो एक मतलब वो कहानियां लिखते हैं, उपन्यास वगैरह लिखे, सॉरी कहानियां लिखी है उन्होंने। तो वो मेरे लिए काफी खास है। मंटो को मैंने मतलब काफी टाइम से पढ़ा है, बहुत पहले से पढ़ रही हूँ मंटो को। और मंटो जी जो है वो मतलब समाज की जो ऐसी तस्वीर पेश करते हैं हमारे सामने, मतलब उन्होंने कभी समाज को ऐसा नहीं पेश किया कि जैसा समाज नहीं है। वो जैसा समाज है उसको एकदम आईना दिखाने का काम करते हैं कि ये हमारा समाज है, ये आईना है, देखिए कैसा है हमारा समाज। समाज की जो असली तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज बहुत मोटिवेट करती है कि मतलब इस तरह का कोई लिखता है जो सच लिखता है और सच के साथ चलता है।
तो यही चीज काफी पसंद आती है मंटो जी की। जी बिल्कुल। आपको उनकी कौन सी कहानी है या फिर कौन सी ऐसी लघु कथा है जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है उनकी? मुझे दो उनकी कहानियां बहुत पसंद है, एक टोबा टेक सिंह और एक ठंडा गोश्त, काफी बेहतरीन। जी। ठंडा गोश्त पर आप कुछ रिव्यू देंगी? ठंडा गोश्त तो ठंडा गोश्त दरअसल कहानी ऐसी है, मतलब कहानी तो आपको पता है, कहानी ठंडा गोश्त पता है? जी। तो ठंडा गोश्त में मतलब उन्होंने जिस तरह से एक एक डायलॉग जो जिस तरह से वहां पे बैठते हैं, किस तरह से क्या हो रहा है, कौन सी क्रिया चल रही है, वो एकदम जीवंत दिखाई पड़ता है कि कुलवंत के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से जवाब दे रही है, किस तरह से सवाल पूछ रही है। और जो मतलब उस वक्त की जो सिचुएशन थी, जो दरअसल उस वक्त की महिलाओं के साथ, उस वक्त के समाज के साथ पार्टीशन के टाइम क्या हो रहा था, किस तरह से लूट हो रही थी, क्या चीजें, तो पूरा उसमें एकदम क्लियर पता चलता है, तो वो चीज काफी खूबसूरत है। आप हमें अपनी कोई और एक कविता सुना दीजिए, दूसरी कविता। बिल्कुल। मेरी एक कविता है, मैंने ये मतलब एक जैसे कोई गरीब बच्चा होता है जो मतलब सड़कों पे घूमते रहते हैं, उनके मतलब ऊपर ऐसे लिखी थी एक कविता। इस कविता का नाम है गुमशुदा की तलाश। ये शीर्षक बहुत बहुत मतलब ध्यान देने लायक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। गुमशुदा की तलाश, ठीक है। रोज फिरता वह अपनों की तलाश में, रोज फिरता वह अपनों की तलाश में, किसी जाने अनजाने को पाने की आस में। भूख ने उसके पेट से आवाज दी, भूख ने उसके पेट से आवाज दी, ढाबे वाले ने रहम किया, एक रोटी उसकी ओर उछाल दी। झपटा वह उस रोटी पर ऐसे कि बताना मुमकिन नहीं। मांस सूखा और ढांचा बच गया, मांस सूखा और ढांचा बच गया, सब सोए वह जागता ही रह गया। पेट की भूख ने उसे नहीं खाया, उसका मन उसे खाता चला गया। उस रोज वह चेहरा उसे कुछ परिचित जान पड़ा। दौड़ा वह पूरे वेग से, दौड़ा वह पूरे वेग से, अपने अरमानों से भी ऊंचा उड़ चला। पास पहुंचकर फैला दिए उसने दोनों हाथ, पास पास पहुंचकर फैला दिए उसने दोनों हाथ, सोचा परिचित हाथों से सहारा मिलेगा। अफसोस, अफसोस, सहारे के बदले उसे मिली उसके जीवन की पहली भीख। वह 1 रुपए का सिक्का लिए पास की दुकान से सटकर बैठ गया। वह आग जो उसके हृदय में थी, भाप बनकर उसकी आंखों से बह निकली। उस छोटे से बच्चे की विडंबना देखकर भी किसी की आह नहीं निकली। चट्टान सी उसकी आशाएं आज थी पिघली। अगली सुबह वह चित्त पड़ा था, अगली सुबह वह चित्त पड़ा था, आग नहीं थी सीने में। लोगों ने कहा डरपोक था, जीने की कोशिश ही नहीं की इसने। धन्यवाद। वाह, क्या कहने हैं आपके। तो आपने बताया था आप फणीश्वरनाथ रेणु को भी पढ़ती हैं। जी जी, मैंने उनकी मुझे उन जी जी आप बोलिए। तो माफी चाहूंगी। मैं ये पूछ रही थी कि आपको उनकी कौन सी रचना बहुत पसंद है? मुझे फणीश्वरनाथ रेणु की पहलवान की ढोलक बहुत पसंद आई थी। एक और उनकी कहानी थी कुछ कोसी नदी के ऊपर उन्होंने बाढ़ के बारे में लिखा था, वो भी काफी अच्छी थी। पर पहलवान की ढोलक जो थी वो एकदम मतलब छप गई मेरे दिल पे, ऐसी कहानी थी वो। तो काफी एनसीईआरटी में है पहलवान की ढोलक, एनसीईआरटी की बुक्स में है। हाँ। तो पहली उपन्यास थी उनका, पहला उपन्यास मैला आंचल, उससे उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली थी। जी जी, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने उपन्यास बहुत कम पढ़े हैं। जी। आपको गुलबहार बहुत पसंद है। बहुत बहुत। इसके पीछे खास कारण? खास कारण खैर ऐसा तो कुछ, ऐसा असलियत में कुछ खास कारण नहीं है। मुझे इसलिए बहुत पसंद क्योंकि बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत छोटा सा फूल होता है, सफेद सा, एकदम सादा सा, वैसा ही मतलब मुझे ऐसा ही जीवन भी चाहिए, एकदम सादा सा जिस तरह से वो फूल दिखता है, तो इसीलिए मुझे काफी पसंद है। पर मैंने उस पर भी एक रचना लिखी थी कि क्यों पसंद है, काल्पनिक है लेकिन मैं के पहले एक संवाद है थोड़ा सा कि ये फूल जचते हैं तुम पर, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें, मालूम नहीं, बस कह दिया। और इस कविता का नाम है वो और गुलबहार। मुझे वो पसंद था, उसको मुझ पर गुलबहार।
मैंने अपना प्रिय पुष्प चुन लिया। लोगों को धीरे धीरे मालूम चल गया कि मुझे गुलबहार पसंद है। वे मुझे अक्सर गुलबहार भेंट में देते। मैं मंद मंद मुस्कुरा पड़ती। मुझे उन फूलों से उसके होने का एहसास होता। मैं अक्सर चाहती कि उसका हाथ थामे अनवरत दौड़ जाऊं उन खेतों में जहां गुलबहार के अनगिनत पुष्प हों, जहां दूर दूर तक मीठी खुशबू फैली हो। नजरें फेरने पर बस वो दिखे या गुलबहार। धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत ही अच्छी कविता है आपकी। आप अभी गुलबहार को लेकर के एक दुष्यंत कुमार जी ने भी बहुत ही प्यारी सी कविता लिखी है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, और मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो यही ओ, लाइन बहुत आपके खूबसूरत, गुलमोहर सुना तो मुझे यही बहुत लाइन याद। खूबसूरत। जी, मुझे याद आ गया, मैंने पढ़ा था पर मुझे याद नहीं रहता है, माफ करिएगा। हम्म। जी। और थैंक यू मोहित। आप अभी फिलहाल में कौन सी किताबें पढ़ रही हैं? किताबें किताबें मैंने कहा अभी मैं कुछ खास किताबें पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने बहती गंगा पढ़ा। एक शिव प्रसाद मिश्र का है, बहती गंगा किताब है। उसमें छोटी छोटी कहानियां हैं अलग अलग, और कुछ कुछ कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। काफी अच्छा है, काफी अच्छा लिखते हैं वो। बनारस के इर्द गिर्द है उनकी कहानियां थोड़ी, तो इसलिए मुझे काफी पसंद आया पढ़ने में। काफी अच्छी है। आप उसकी हमें थोड़ी सी रिव्यू देंगी उसके बारे में कुछ? हम्म। तो पढ़ाने। दरअसल, जी जी, आप बोल लीजिए। मैं ये कह रही थी कि मैंने इसे पढ़ा नहीं है, तो आप उसे हम्म। कुछ बताएंगे, फिर मैं भी उसे पढ़ती हूँ। हाँ, तो बहती गंगा में देखिए अलग अलग कहानियां हैं थोड़ी थोड़ी। कुछ जी। मतलब जैसे कुछ प्रेम से ज्यादा उसमें मतलब है, प्रेम ज्यादा उसमें, श्रृंगार रस का ज्यादा दिखाया गया है, वर्णन ज्यादा है। तो उसमें एक कहानी है दुलारी की। दुलारी एक लड़की, औरत रहती है, एक तरह से औरत, लड़की नहीं कहेंगे, औरत रहती है। दुलारी जी। और टुन्नू की कहानी बहुत खूबसूरत कहानी है। वो कहानी भी एनसीईआरटी में है, वहीं से मैंने ये मतलब किताब पढ़ी। फिर वहां पे मैंने देखा तो उसमें लिखा था कि यहाँ से ये ली गई है कहानी। तो फिर मैंने, वो इतनी खूबसूरत कहानी है उसमें, मैं स्पॉइलर तो पूरा नहीं दूंगी, पर टुन्नू क्या रहता है, टुन्नू दुलारी, दुलारी बहुत बड़ी रहती है और टुन्नू दुलारी दोनों कजरी गाते हैं। कजरी एक गाने की विधा होती है, तो दोनों कजरी गाते हैं। तो दुलारी बहुत मतलब मशहूर रहती है, बहुत ही मशहूर गायिका। और वो जिधर से गाती है, मतलब हमारे बनारस में क्या होता है ना, कजरी ऐसे गाई जाती है कि हर मोहल्ले में, हर मोहल्ले से एक गायक आता है और कजरी का मतलब जो समारोह होता है, और जिस मतलब मोहल्ले का गायक जीत जाता है उसको मतलब कजरी का जो सम्मान होता है वो दिया जाता है, जो भी उसको पुरस्कार मिलता है। तो दुलारी को कोई हरा नहीं पाता था। दुलारी इतना मतलब टैलेंटेड थी कि उसको कोई हरा नहीं पाता था। तो एक बार वो गा रही थी ऐसे ही, तो जो टुन्नू था उसने गाना शुरू किया। और टुन्नू के बाप जो थे वो ड्रिंक करते थे बहुत, पिताजी उनके, टुन्नू के। तो उनकी प्रसिद्धि समझ रही है किस तरह की रही होगी कि इनके पिता ड्रिंक करते हैं और ये गाना गा रहे हैं, इनको कुछ काम नहीं है। और वो छोटा, ज्यादा उम्र भी नहीं थी, छोटा बच्चा। तो दुलारी को उसने हरा दिया एक तरह से, मतलब हरा ही दिया था, लेकिन दुलारी का इतना रिस्पेक्ट करता था, इतना सम्मान करता था कि उसने मतलब ऐसा नहीं कहा कि हार गई है, वहां पे वैसे ही खत्म हो गया वो। न कोई हारा न कोई जीता। वहीं से टुन्नू दुलारी को पसंद करने लग गया और दुलारी उसको हमेशा मार के भगा दिया करती थी। तो फिर अंत में मतलब, खैर अंत नहीं बताऊंगी, अंत आप खुद देख लीजिएगा। तो इस तरह की कहानियां उसमें, बड़ी प्यारी प्यारी सी कहानियां हैं पर थोड़ी दर्दनाक भी हैं। तो वो पढ़िएगा आप, काफी अच्छा है, काफी। जी बिल्कुल। अब इसी के साथ आप हमें अपनी एक और प्यारी सी कविता सुना दीजिए, बड़ी डिमांड है ये। जी, तो इस कविता का नाम है हाथ। मैंने जितना हाथों को देखा उतना चेहरा नहीं देख पाई। उसने जब अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझाई, मुझे मेरा चेहरा नहीं दिखा। बस ये महसूस हुआ कि वो उगते हुए सूरज सा है। उसका ताप महसूस हुआ, मगर इतना नहीं कि मैं जल जाऊं। चेहरा महसूस करने के बाद, चेहरा महसूस करने के बाद मैंने अपने हाथों को देखा। उस छुअन से हल्का कपकपाते हुए, मगर इतने बल से उसकी हथेली पकड़े हुए कि फिर जाने न पाए। मैंने सुबह उठकर उबासी ली। हाथ ने मेरे मुंह को अपनी गर्त में लिया।
मैंने एक बार फिर चेहरे को महसूस किया मगर देख नहीं पाई। मुझे जितने अच्छे से मेरे हाथ मालूम है उतना मैं चेहरा नहीं जानती। मैंने लोगों के चेहरों को झूठ बोलते देखा, हाथ सच पर डटे रहे। मैंने हाथों का ढीलापन या खिंची हुई नसें पढ़ना सीखा, चेहरा पढ़ना नहीं सीख पाई। धन्यवाद। बहुत बहुत ही प्यारी कविता लिखती हैं आप। आपसे बहुत कुछ सीखने योग्य है। शुक्रिया शुक्रिया। आपके प्रिय कवि कौन है? प्रिय कवि मुझे एक जयशंकर प्रसाद की कविता बड़ी पसंद। माफ करिएगा, एक कॉल आ रहा है, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो जयशंकर प्रसाद की एक कविता पढ़ी थी मैंने, आत्मकथा से कुछ ऐसे रिलेटेड थी वो। दरअसल उसके साथ मेरा एक किस्सा हुआ था कि मैं जब 11th या 10th में थी तो मैंने कविता वो पढ़ी थी। और मैं जैसे पढ़ती थी तो मुझे जैसे अब कविताएं लिखने का शौक है, पढ़ने का, तो मैं जैसे पढ़ रही हूँ, कोई सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, मैथ साइंस कुछ पढ़ रही हूँ, मेरा दिमाग अलग ही हिंदी में घुमा रहता था। तो मेरी माँ आ जाती थी या पापा आ जाते थे ऐसे देखने के लिए कि क्या कर रही है। बच्चों को देखने आ जाते हैं पेरेंट्स, तो देखने आ जाते थे, तो मैं ऐसे भुनभुनाया करती थी। और मैं क्या भुनभुनाया करती थी कि मधुप गुनगुना कर कह जाते कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो ये वही पूरी कविता थी, तो मैं उसको पढ़ा करती थी। तो इस तरह से मुझे याद हो गई और वो काफी खास भी, मुझे काफी पसंद आई थी कविता वो। जी, जयशंकर प्रसाद आपकी बहुत ही अच्छा लिखते हैं। आप अभी जो फिलहाल में करंट में जो कवि चल रहे हैं, आप उन्हें किसी को पसंद करती हैं? जैसे कि हरिशंकर परसाई हैं, हरिशंकर परसाई अभी के, हाँ, या फिर कुमार दास हैं, इनकी रचनाएं आपको पसंद आती हैं? जी हाँ, मतलब ये लोग अच्छे कवि हैं, काफी अच्छे कवि हैं। कुमार विश्वास जी जब गाते हैं तब बड़ा बढ़िया लगता है। उनका लिखा तो काफी अच्छा होता है, उनका गाना बहुत अच्छा रहता है। हरिशंकर परसाई की मुझे ऐसे कोई कविता याद नहीं है, पर मुझे इतना अनुमान है कि मैंने पढ़ा है, क्योंकि बहुत ही फेमस नाम है उनका। पढ़ा है मैंने काफी, लेकिन याद नहीं है मुझे कुछ उनका। आप हास्य कविताएं भी पढ़ती हैं? हास्य कविताएं दरअसल मैंने एक आलस्य से रिलेटेड कुछ पढ़ी थी, वो मेरे ऊपर मतलब एकदम छप गई थी, वो बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। उनका कवि का नाम तो नहीं याद है, लेकिन हाँ कुछ पढ़ी है मैंने, एक दो पढ़ी है, ज्यादा नहीं। अच्छी लगती हैं हास्य कविताएं, काफी अच्छी लगती हैं। ये रौद्र रस की कविता है और इसका शीर्षक है मौन हो जाओ। मौन। रुको रुको बस कुछ पल को मौन हो जाओ। मेरा शरीर और मन मेरे काबू में नहीं है, उन्हें शांत होने दो। तुम सच नहीं कहते, तुम सच नहीं कहते, तुम्हारी जबान लड़खड़ाती है। मुझे सच सुनना है, नहीं कह सकते तो मेरी सुनो। उपाय उपयुक्त है, उपाय उपयुक्त है, दृष्टिकोण साफ है, दृष्टिकोण साफ है। जब सच नहीं कह सकते तो मौन हो जाओ। तुम्हारे झूठ ने जो घाव दिए उनमें पीड़ा होती है। नाम मात्र का जो अस्थिपंजर है वो चमड़ी चीरते हुए बाहर आने को बेताब है। कविता का शीर्षक है जीवन का अंतिम बोसा। बोसा मतलब होता है किस, ठीक है, तो जीवन का अंतिम बोसा। उसका प्रेमी निष्प्राण जमीन पर पड़ा है, उसका सर गोद में लिए वो बैठी है फर्श पर। उसके प्रेमी की आत्मा कूदना चाहती है खिड़की से। आत्मा खिड़की के बाहर एक पांव निकालती है। लड़की चिल्लाती है कायर। आत्मा खिड़की पर बैठ जाती है। कहाँ जाते हो, वो पूछती है। आत्मा आश्चर्य से लड़की को देखती है। लड़की आंखें लाल कर घूरती है। कायर। लड़की फिर चिल्लाती है। आत्मा 2 कदम पास आ जाती है। लड़की जोर से हंसती है। आत्मा आश्चर्य से उसे घूरती है। अपने भोलेपन पर हंस रही हूँ। लड़की इतना कह मौन हो जाती है। अगले ही पल आंखों से लावा निकाल कहती है जो वादा तोड़ा तो जान ले लूंगी। आत्मा इस बार उसका हाथ छूती है। लड़की फफक फफक कर रो पड़ती है। आत्मा देह में लौट आती है। लड़की फिर भी रोती है। अब उसका प्रेमी भी रोता है। करीबन आधे घंटे बाद दोनों का शरीर एक दूसरे को देता है जीवन का अंतिम बोसा।
अब की बार खिड़की से 2 आत्माएं कूदती हैं। धन्यवाद। ये लेख मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लिखा है। इस लेख का शीर्षक है लक्ष्मीना। लक्ष्मीना नाम पे गौर करिएगा, इसी से पूरी कहानी है। मैं जब पैदा हुई तो घर में काफी खुशी का माहौल था, ऐसा माँ कहती है। मैं धनतेरस के एक दिन पहले पैदा हुई थी, तो मेरे बाबा के पिताजी यानी मेरे परदादा, जिनको हम दादा कहते थे, मतलब मेरे परदादा जो थे उनको सब दादा कहते थे और बाबा को बाबा कहते थे, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे मुझे लक्ष्मीना कहेंगे। लक्ष्मीना क्यों? क्योंकि मैं धनतेरस के एक दिन पहले पैदा हुई थी। तो नामकरण में मेरा नाम श्रेया रखा गया। मैं दुनिया के लिए श्रेया हुई, दादा लक्ष्मीना कहकर ही पुकारते। ये सब मुझे माँ बताती है। वो मुझे कुछ धुंधले से याद है। मुझे बस इतना याद है कि धोती पहने एक आदमी था कोई, जो अपनी जेब से मुझे सोन पापड़ी निकाल कर देता और मैं हंसकर हाथ आगे बढ़ा मिठाई लेकर भाग जाती। मैं जब तक इतनी बड़ी होती कि उस आदमी का चेहरा भी याद कर पाती, वो आदमी चला गया। जब तक दादा थे, लक्ष्मीना मेरे अंदर थी। दादा के साथ लक्ष्मीना भी चली गई। उनके बाद किसी ने मुझे लक्ष्मीना नहीं कहा। एक आदमी मेरा नाम लेकर चला गया और आप कहते हैं मरने के बाद आदमी कुछ नहीं ले जाता। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे आगे भी हमारा जरूर साथ देंगी। जी।